स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में सदन के पटल पर एडसमेटा मुठभेड़ की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को रखा। रिपोर्ट में ये माना गया है कि सुरक्षा बलों की चूक की वजह से 8 लोगों की जान गई थी। न्यायमूर्ति वीके अग्रवाल ने 17 मई 2013 में एडसमेटा में हुई मुठभेड़ की जांच की थी। एडसमेटा में सुरक्षा बलों की फायरिंग में 8 लोगों की मौत हुई थी। मरने वालों में 3 नाबालिग भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि जांच में यह स्थापित नहीं होता है कि मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई थी। सुरक्षा बलों ने नक्सली समझकर घबराहट में गोली चला दी थी। आरक्षक देव प्रकाश की मौत को लेकर रिपोर्ट में आशंका जताई गई है कि ये क्रॉस फायरिंग की वजह से हुई होगी। वीके अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट में सुरक्षा बलों को नाइट विजन उपकरण, खुफिया तंत्र, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी सुविधाएं देने की सिफारिश की है। उनका मानना है कि इन सुरक्षा उपकरणों की मदद से जवान खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे, साथ ही जल्दबाजी में फायरिंग जैसे निर्णय नहीं लेंगे। बस्तर के विकास को लेकर भी वीके अग्रवाल ने कई सिफारिशें की है। एडसमेटा की सन 13 की नक्सली मुठभेड़ की घटना के संदर्भ में न्यायिक जांच का रिपोर्ट आज सदन में प्रस्तुत हुआ है। तब भी कांग्रेस पार्टी, हम जब विपक्ष में थे, हमने मांग किया था कि वो मुठभेड़ फर्जी है और प्राइमरी जो रिपोर्ट जुडिशियल इंक्वायरी का सबमिट हुआ है, कांग्रेस के जो आरोप थे वो लगभग उसमें सही पाए गए हैं। अब आगे उसमें एक्शन टेकन के बाद किस तरीके से और आदेश जारी होंगे वो भविष्य की बातें हैं। अब उसको अभी हमने देखा नहीं है, उसको देखने के बाद में इसके ऊपर में हम करेंगे। जांच रिपोर्ट तो जो आनी थी झीरम की, उस जांच रिपोर्ट को जब जांच आयोग ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है तो उस रिपोर्ट को क्यों प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है? जांच आयोग का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया? उसमें नए सदस्य कैसे नियुक्त किए गए? पूरी तरह। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवव्रत, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट है? देखा जा रहा है कि ये जो मुठभेड़ हुई थी वो करार हो चुकी है कि वो मुठभेड़ नहीं थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई और 3 नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल आयुष थी, और जांच रिपोर्ट भी कुछ यही कहती है, क्योंकि एक न्यायिक जांच आयोग इसको लेकर के बनाई गई थी और जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार के पास सौंपी और आज सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये रिपोर्ट सदन में रखी है। और रिपोर्ट ये कहती है कि जो भी साक्ष्य मिले हैं, जितने भी सबूत मिले हैं, वो ये नहीं बताते कि जो 8 लोग थे वो 8 के किसी भी तरह से नक्सलियों से संबंध थे या नक्सलियों होने के कोई सबूत उस वक्त मिले थे। तो कुल मिलाकर के उस वक्त जो पूरा हमला हुआ था, यकीनन ये निर्दोष आदिवासी ही उस वक्त मारे गए थे। और ये भी उसमें बताया गया है कि सुरक्षा बलों की एक तरह से ये चूक थी। उस वक्त अचानक से जब जो आदिवासी हैं वो आग जला करके बैठे हुए थे और उस दौरान जब सुरक्षा बलों ने आदिवासियों को देखा तब घबराहट के दौरान उन्होंने गोली चला दी और उसके बाद इस तरह की घटना हुई। हालांकि विपक्ष का ये कहना है कि अभी तक उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन हकीकत ये है कि प्रदेश में जब ये घटना हुई थी, ठीक झीरम घाटी की घटना से 8 दिन पहले 2013 में एडसमेटा की मुठभेड़ हुई थी और इसे लेकर के काफी हंगामा भी मचा था। उस वक्त कांग्रेस विपक्ष में थी और कांग्रेस का यह आरोप था कि ये मुठभेड़ फर्जी है। और अभी जब न्यायिक जांच रिपोर्ट आती है, जबकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तब एक तरह से ये सच साबित होती हुई दिखाई देती है कि सीधे तौर पर आरोप यहाँ पर सुरक्षा बलों पर लगते हैं और साथ ही साथ आरोपों के साथ जो तथ्य भी यहाँ पर पेश किए गए हैं वो तथ्य भी ये बताते हैं कि जो पूरी मुठभेड़ थी वो कई मायनों में सही नहीं थी। और साथ ही साथ कई सुझाव जो हैं वो भी आयोग द्वारा दिए गए हैं कि इसमें आने वाले समय में क्या किन चीजों से जो है सुधार हो सकता है, किस तरह के सुधार की गुंजाइश है, सुरक्षा बलों को किस तरह से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए और साथ ही साथ आदिवासियों के त्योहार, उनके रहन सहन की जानकारी और उनसे बातचीत का जो रास्ता है वो अख्तियार करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आज जो रिपोर्ट आई है, इसके बाद अब कार्रवाई की जो बात है वो सरकार के पल्ले पर है, क्योंकि न्यायिक जो जांच रिपोर्ट अभी हमने पढ़ी है, इस रिपोर्ट में कहीं पर भी कार्रवाई की कोई अनुशंसा नहीं है। तब इसमें अब ये देखना होगा कि सरकार खुद संज्ञान में लेकर के अब किस तरह की कार्रवाई करती है या नहीं करती है, या फिर ये केवल एक तरह से रिपोर्ट भर बनकर रह जाती है। क्योंकि 8 आदिवासियों की जो मौत हुई थी, 8 आदिवासियों
के जो परिजन हैं वो अब भी न्याय की मांग कर रहे हैं। हालांकि उस वक्त जो है उनको एक तरह से अनुकंपा राशि भी दी गई थी और ये भी दलील एक तरह से जांच रिपोर्ट में आई है कि कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि नक्सलियों को किसी भी तरह की कोई अनुदान राशि या अनुकंपा राशि जो है वो दी जाती हो। तब ऐसी स्थिति में सिरे से ये जांच रिपोर्ट है वो ये खारिज करती है कि मारे गए जो 8 लोग थे उसमें से कोई भी जो है नक्सलियों से संबंधित था या नक्सली था। जी देवव्रत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। ये देखने वाली बात है कि स्वाभाविक सी बात है कि जो लोग हैं, जो परिजन हैं, वो न्याय की गुहार लगातार कर रहे हैं और ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से क्या रुख अपनाया जाता है इस पूरे मामले को लेकर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में शिक्षकों की भर्ती मामले को लेकर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन का बहिष्कार किया। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि यह नियुक्ति का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का मामला है। अजय चंद्राकर ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार असंवेदनशील है, जिस पर स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया, जिस पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। एक तो 23 साल बाद जो नियमित भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई, ये जो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनकी सत्ता में रहे 15 साल तक, एक भी नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं की। हम लोगों ने 14,580 की जो भर्ती जो करने जा रहे हैं उसमें जो कुछ तो भर्ती उसमें हो गए हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया होती है और उसकी जो परीक्षा हुई, व्यापन ने परीक्षा लिया, फिर परिणाम निकले, फिर उसका सत्यापन हुआ। सत्यापन में के बाद जो भर्ती हुई उसमें प्रथम चरण और द्वितीय चरण में कुल मिला के 5। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने चुनाव समिति का ऐलान कर दिया है। चुनाव समिति में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया समेत 19 लोग शामिल किए गए हैं। उपचुनाव को लेकर कल समिति की बैठक होगी। इस बैठक में उम्मीदवार का नाम फाइनल किया जा सकता है। इसके अलावा चुनाव की तैयारियों पर भी मंथन किया जाएगा। देवव्रत सिंह के निधन के बाद उनके घर में घमासान जारी है। रायपुर में पूर्व विधायक देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने देवव्रत सिंह की पूर्व तलाकशुदा पत्नी पद्मा देवी पर आरोप लगाया कि वे देवव्रत सिंह से तलाक के बाद हिमाचल प्रदेश के निवासी नितिन पंत नामक व्यक्ति से विवाह कर रही हैं और वे अपने गुंडों से खैरागढ़ महल पर हमले करवा रही हैं और अब जब बच्चे बालिग होने वाले हैं तो उन्हें वे अपनाना चाहती हैं। ये सब वो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कर रही हैं और जनता को देवव्रत सिंह की पत्नी बताकर लोगों को गुमराह कर रही हैं। पिछले 4 महीने से मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे परेशान किया जा रहा है। पद्मा देवी जो कि अपने आप को स्वर्गीय देवव्रत सिंह की पत्नी और विधवा बना के घूम रही हैं, जो कि पद्मा देवी सिंह है ही नहीं है, वो पद्मा नितिन पंत हैं। जिस राज को छुपा करके स्वर्गीय देवव्रत सिंह की विधवा बन करके वो खैरागढ़ में अपनी राजनीतिक कुर्सी के लिए और खैरागढ़ रियासत की संपत्ति के लिए विवाद करती घूम रही हैं और टिकट की दावेदारी कर रही हैं। विधानसभा में कश्मीर फाइल्स फिल्म का मामला गूंजा। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कश्मीर की वास्तविक स्थिति को लोगों के सामने आने से रोकने की कोशिश हो रही है। सरकार आयोजकों को कह रही है कि लोगों को देखने नहीं जाना चाहिए, फिल्म की टिकट नहीं देनी चाहिए। 10 से 15 टिकट बेचकर हाउसफुल का बोर्ड लगाया जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल ने इसे दुर्भाग्यजनक बताया है। कश्मीर फाइल पिक्चर छत्तीसगढ़ में लगी है, जिसमें कश्मीर का दर्द और कश्मीर को देश से साथ जोड़े रखने के लिए वो पिक्चर बनाई गई है और उस पिक्चर के ऊपर में छत्तीसगढ़ देश के कई राज्यों ने उसको टैक्स फ्री किया है।
देश के लोगों को कश्मीर का सच मालूम होना चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ में 3 थिएटर में वो पिक्चर लगी है। तीनों थिएटर के मालिकों को डरा धमकाकर उसको निकालने के लिए, उसको बंद करने का दबाव डाला जा रहा है। वहां पर टिकट बिकने से रोक लगाई जा रही है और वहां पर बाहर में हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया जाता है, जिससे कि दर्शक उसको नहीं देख पाए। ये सरकार देशभक्त है कि देश विरोधी है? क्या देश के इतिहास, देश की वास्तविक परिस्थितियों को देश के सामने जानकारी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और अब हम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर उस पिक्चर को देखने के लिए जाएंगे। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि आप उस पिक्चर को आवश्यक रूप से देखें और देश के सच को जाने, कश्मीर के सच को जाने। आज इस बात की आवश्यकता है। नवा रायपुर के आंदोलनकारी किसानों के साथ मुख्य सचिव की बैठक हुई, जिसमें आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधियों ने अपना मांग पत्र अधिकारियों को सौंपा। बैठक के दौरान किसानों की मांगों और मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्य सचिव के अलावा एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर, सीईओ सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्य सचिव ने किसानों के जनप्रतिनिधियों से कहा कि सरकार किसानों के हर मुद्दे पर संजीदगी से ध्यान दे रही है और उनकी हर संभव मांगों को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। ट्रक तो अच्छा रहा। अब जैन साहब सुना, जो चीज़ नहीं समझते थे उनके द्वारा दोबारा जानने का कोशिश किया और ये भी कहा कि मेरे से ऊपर में और है, उनके पास पूरी वाकया को रखूँगा। और दूसरी बड़ी बात ये बोला कि जिसके पैर में कांटा चुभता है उन्हें दर्द का एहसास होता है। मैं मानता हूँ वो आप लोगों में है, और यदि समझ में मुझे नहीं आएगा तो मैं पुनः आपको फ़ोन से संपर्क करूँगा, ऐसा उन्होंने कहा है। रायपुर नगर निगम का बजट 15 मार्च को पेश होगा। इससे पहले बीजेपी पार्षदों ने एकात्म परिसर में बैठक की। इस बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनी। नेता प्रतिपक्ष ने महापौर पर निशाना साधा और कहा कि रायपुर में कई समस्याएं हैं। 15 मार्च को पेश होने वाले बजट के दौरान राज्यपाल भी मौजूद रहेंगी। कल आयोजित होने वाली सामान्य सभा को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल की आवश्यक बैठक यहां पर आयोजित की गई है। इसमें पार्षदों ने चर्चा किया है कि कल सामान्य सभा में पार्षदों का स्टैंड क्या रहेगा, क्योंकि हम एजेंडे देख रहे हैं तो एजेंडे में हमको कुछ खास विषय नहीं दिख रहा है। बजट के अलावा सिर्फ नामकरण का प्रस्ताव है और 2-3 दुकानों का विषय है, जिसकी लगातार लगभग 8वीं बार, 9वीं बार, 10वीं बार निविदा निकाली गई है। वो विषय एजेंडे में हमको दिया गया है। अब रही बात बजट की, तो पिछले 1 वर्षों में शहर में ऐसा कोई भी काम नहीं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 3 दिन के दौरे पर बस्तर पहुंची। जगदलपुर एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डी पुरंदेश्वरी का भव्य स्वागत किया। ये दूसरी बार है जब बीजेपी प्रदेश प्रभारी बस्तर आई हैं। उनका कहना था कि संगठन को मजबूत करने पर उनका जोर रहेगा। डी पुरंदेश्वरी ने 2023 में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने और जीत हासिल करने की बात कही। ये दूसरी बार है। पिछली बार जब मैं आ रही थी 3 जिलों में मेरा दौरा हुआ। अब जो बचे हुए 4 जिले हैं उनमें मेरा दूसरे ये दौरा होगा मेरा। बस जैसे मैंने पहली बार संगठन पर नज़र डाली थी वैसे ही इस बार भी संगठन कैसा है, कैसे हम आगे चलें, इन सभी विषयों को लेकर यहाँ के नेताओं से हमारी चर्चा हो। जिस तरह भाजपा ने कार्यकर्ताओं वो जो काम करते हैं उसी का नतीजा है। अब 4 राज्यों में हमने विजय हासिल की है और हमारा मानना ये है कि छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता भी उत्साहित है और ज़रूर जिस तरह हम 4 राज्यों में जीत हासिल करें वैसे ही आने वाले चुनाव में 2023 में यहाँ पे भी हम वैसे ही जीत हम हासिल करेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे गिरोह
के एक सदस्य को पकड़ा है जो सोशल मीडिया के जरिए ब्लैकमेलिंग से जुड़ा था। पुलिस ने हरियाणा के मेवात से गिरफ्तारी की है। दुर्ग के बोरी गांव का एक युवक इनके जाल में फंस गया था। ये युवक को बदनाम करने की धमकी देकर पैसे वसूल रहा था। परेशान होकर युवक ने सुसाइड कर लिया। मामले की जांच कर रही पुलिस को ब्लैकमेलिंग की जानकारी हाथ लगी। इसके बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली और आरोपी को पकड़ा। फेसबुक के जरिए लड़की बनकर ये लड़कों को अपने जाल में फंसाता था, इसके बाद ब्लैकमेल करता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी केवल तीसरी कक्षा तक पढ़ा है, लेकिन तकनीकी रूप से काफी दक्ष है। मेवात में करीब 20 से 25 लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग के धंधे से जुड़े हैं। 2 लोगों का और पता चला है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बोरी थाने में एक सेक्सटॉर्शन जो ग्रुप है, यह मेवात हरियाणा के हैं। इनके एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण ये था कि बोरी थाने में एक मर्ग कायम हुआ था, जिसमें एक 22-23 साल का लड़का की फौत हुई थी। जब उसके मोबाइल का विश्लेषण किया गया तो मोबाइल विश्लेषण से ये जानकारी मिली कि उसका एक न्यूड फोटो उसको भेजा गया था और उसके माध्यम से उसकी पैसे की मांग की जा रही थी। जब इस प्रकरण को साइबर सेल को भेजा गया और साइबर सेल से पूरे प्रकरण की तहकीकात कराई गई, तब जानकारी मिला कि एक ग्रुप है जो सेक्सटॉर्शन का काम कर रही है और सेक्सटॉर्शन के माध्यम से पैसे की। दुर्ग के युवाओं को नशे का सामान परोसने वाले 2 आरोपियों को दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में नशीली दवा जब्त की है। जब्त दवा की कीमत 45,000 से ज्यादा बताई जा रही है। मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपियों को पकड़ा। छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। कांकेर में महिलाएं सरकारी गौठान के माध्यम से हर्बल गुलाल बना रही हैं। बिहान से जुड़े 40 महिला समूह पूरे जोर शोर से इस काम में जुटी हैं। बाजार में इन दिनों केमिकल युक्त रंगों और गुलालों से लोग परहेज कर रहे हैं। ऐसे में निजी दुकानों से लेकर शासकीय कार्यालय से भी महिला समूहों को हर्बल गुलाल के ऑर्डर मिल रहे हैं। अंतर्गत लगभग 50 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा यहाँ पर हर्बल गुलाल का निर्माण किया जा रहा है और उनके जो आजीविका के संसाधन हैं उसको बढ़ाने के लिए जिला पंचायत, जनपद पंचायत की तरफ से उनको सहयोग करते हुए उनका जो मासिक आय है उसको बढ़ाने के लिए, और होली का सीजन भी है तो उसके दृष्टिगत रखते हुए इस बार लगभग 25 से 30 क्विंटल हमारा अभी तक जो है निर्माण स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाता है। फिलहाल सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।